नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। आज हमारे साथ हैं भाजपा नेता सूर्या मैथिल। लगातार भाजपा की ओर से अपने मुद्दे उठाते हैं और प्रवक्ता के तौर पे भी अपनी बात रखते हैं। सर, पूरे देश में कोरोना का माहौल है और किस तरह से आप इसको देखते हैं? जिस तरह से दिन प्रतिदिन वैक्सीनेशन है और वैक्सीनेशन चल रहा है और आने वाले दिसंबर तक 216 आज सितंबर अक्टूबर तक 216 करोड़ से ज़्यादा की वैक्सीन उपलब्ध होंगी। देश में 9 प्रकार की वैक्सीन होंगी। आप कहीं पे भी किसी भी वैक्सीन लग सकते हैं। कहने का मतलब ये है, सवाल ये है कि बार बार बीच बीच में लॉकडाउन लगा दिया जाता है। जब बंगाल में चुनाव था तो लॉकडाउन कहाँ था? देखिए, फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव है, फिर यही स्थिति होने वाली है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ औरंगजेब जी, लॉकडाउन की जो स्थिति है, लॉकडाउन को केंद्र सरकार ने 2020 के अंदर जब पहली बार कोरोना आया तो उस समय में 2020 में सेंट्रली पूरा लॉकडाउन पूरे देश में हुआ। लेकिन उसके बाद आर्थिक गतिविधियां रुक गईं, स्थितियां खराब हो गईं। अब दोबारा से दूसरी वेव आई तो उस समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लगाने का जो निर्णय है वो राज्य सरकारों पे छोड़ दिया और राज्य सरकारों ने अपने अपने हिसाब से लॉकडाउन लगाया। चाहे कि वो आपका दिल्ली का लॉकडाउन हो जाए, चाहे वो उत्तर प्रदेश का लॉकडाउन हो जाए, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो, हर एक स्टेट की अपनी चुनी हुई सरकार ने लॉकडाउन लगाया। आपने बंगाल का विषय उठाया तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि बंगाल के अंदर उस समय में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दीदी थी और उनकी ये डिक्शनरी पावर थी कि यदि वो लॉकडाउन लगाना चाहती थी वो प्रदेश में लगा सकती थी। ये उनका निर्णय होता। वहाँ पे तो रैलियाँ की है ना, अमित शाह ने भी रैली की है, मोदी जी ने भी रैली की है, कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? तो हमने जो रैलियां की उन रैलियों को हमने संकुचित कर दिया। हमने वहां पर डिजिटल रैलियां की हैं। आप देखिए, कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से रैलियां की हैं। जैसे ही चुनाव आयोग ने बोल दिया उसके बाद से हम लोगों ने वहां पे कोरोना प्रोटोकॉल को पूरी तरह से फॉलो किया। जो सरकारी मैंने खुद बंगाल चुनाव कवर किया है। वहाँ अमित शाह ने भी रैली की है, मोदी जी ने भी रैली की है, डायरेक्ट जाके। अरे भैया, अमित शाह जी ने और मोदी जी के अलावा ममता बनर्जी ने भी रैलियां की हैं वहां पर वो गलत है। पूरे विपक्ष ने रैलियां की हैं। अगर वो गलत है तो वो भी गलत है ना। आपको मानना चाहिए ना इस चीज को। नहीं, मैंने आपको क्या बताया, चुनाव चल रहे थे, चुनाव आयोग का निर्णय था वहां पे चुनाव कराना, भारत सरकार का निर्णय नहीं है। और आपको जानकारी होगी कि चुनाव जो है चुनाव आयोग कराता है और चुनाव आयोग एक संवैधानिक बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी जिसे कहते हैं। उसमें सरकार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उस समय सारा प्रशासन और सारा शासन जो है वो चुनाव आयोग के हाथ में होता। तो निर्णय तो चुनाव आयोग का था ना। जहाँ पे अगर आप रैली कर रहे हैं तो आप नहीं मानते कि हमारी कोई गलती है? मैंने आपको क्या बताया? मैंने ये बताया आपने ना, बोला कि वहाँ चुनाव आयोग जिम्मेदार था, लेकिन आपकी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? नहीं, जिम्मेदारी हमने निभाई ना। हमने तो कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया। कहाँ किया? रैली हर जगह कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया गया है हमारे यहाँ। अरे, जहाँ हजारों में लोग इकट्ठे हुए, अगर प्रधानमंत्री जी की तो इतनी फैन फॉलोइंग है कि वहाँ पे लाखों लोगों की स्थिति थी, लेकिन कोरोना के कारण मुख्य कार्यकर्ताओं को ही बुलाया गया। और आगे जाके तो जैसे जैसे स्थिति बिगड़ी है, यदि वेव बढ़ी है, तो वहाँ पर हम लोगों ने मोबाइल रैलियाँ की हैं, फेसबुक पर रैली की है, ट्विटर पर रैली की है और डिजिटल रैलियाँ हुई हैं। हमने तो पूरी तरीके से जनता का ध्यान रखा है। उसी के बीच में लॉकडाउन लगा है। दिल्ली में जो प्रवासी लोग थे वो जाने के लिए बहुत से लोग मारे गए, रोड पे मरे, तो उसके लिए कोई तैयारी नहीं थी। अब ये प्रश्न आप गलत व्यक्ति से पूछ रहे हैं। आपको ये प्रश्न आम आदमी पार्टी के किसी व्यक्ति से पूछना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। यदि आप उत्तर प्रदेश के विषय में पूछेंगे तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में तो पूरे देश से कहीं से भी कोई भी मेरा कामगार भाई। क्या दिल्ली में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग काम नहीं करते? मैं वही तो बताना चाहता हूँ ना। दिल्ली के अंदर जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी की। मैं जब कहना क्या चाहता हूँ सुनिए ना, कि बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, जैसे ही उत्तर प्रदेश बिहार का मेरा कामगार भाई दिल्ली से निकलकर या महाराष्ट्र से निकलकर कहीं और से निकलकर जब वो उत्तर प्रदेश और बिहार में पहुंचा तो वहाँ पर उनका पूरा ध्यान रखा गया। उनके लिए वाहन की व्यवस्था थी, भोजन की व्यवस्था थी, उनके लिए मेडिकल की व्यवस्था थी, क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हम लोगों की तरफ से। प्रशासन पूरा चाक चौबंद था। व्यक्ति आता था, 14 दिन को क्वारंटाइन किया जाता था। यदि उसकी स्थिति ठीक है तो उसको गांव जाने दिया जाता था। ये तो उत्तर प्रदेश की स्थिति थी। अब और सरकार के ऊपर तो मैं बोल नहीं सकता ना, और वो तो आप उनको उनसे ही पूछना पड़ेगा। जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनको वहाँ से लाया जाए ऐसी कंडीशन में? अब ये एक बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि आप
कोई भी एक बीमारी आई है तो उस पर क्या उत्तर प्रदेश कॉल कर देगा, सारे उत्तर प्रदेश के लोग वापस आ जाओ? ये हम एक गणराज्य में रह रहे हैं जिसकी जो स्थिति है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के लोगों ने मकान बना रखे हैं, बिहार के लोगों ने मकान बना रखे हैं, मेरे भाइयों ने उड़ीसा के लोगों ने बना रखे हैं, वेस्ट बंगाल के लोगों ने बना रखे हैं। वो यहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते तो वो यहाँ से हटते नहीं ना। तो ये तो दिल्ली सरकार की ही फेलियर है ना कि यहाँ से लोग निकल के भागे, क्योंकि उनको ये पता था कि केजरीवाल तो सिर्फ झूठ बोलते हैं, राशन उन्होंने देना नहीं, पानी उन्होंने देना नहीं, बिजली के बिल आ रहे हैं। आपने कहा बंगाल में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी, लेकिन जो कुंभ का मेला था वो 2022 में होना था, 2021 में हुआ। क्या वो इतना ज़रूरी था कि वो बाद में नहीं हो सकता था? वहाँ पे आपकी जिम्मेदारी नहीं? ये धर्माचार्यों का निर्णय था। कुंभ सरकार आयोजित नहीं करती है। सुन लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ पूरे कुंभ का प्रोसेस जो होता है। कुंभ का प्रोसेस ये होता है कि आप जो अखाड़े हैं वो अखाड़े तय करते हैं कि कुंभ कब से शुरू होगा। और ये मैं आपको बता दूं 2022 के अंदर मेरे हिसाब से, मुझे जानकारी तो ये है कि 2021 के अंदर कुंभ होना चाहिए था। अब वही कुंभ हुआ, सभी अखाड़ों ने अपना शाही स्नान किया। और जैसे ये देखिए हिंदू समाज का एक आप इसको सुंदरता देखिए कि एक बार जैसे ही लगा तो माननीय धर्माचार्यों ने, जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने निवेदन किया, माननीय धर्माचार्यों जी ने सभी ने सांकेतिक कुंभ का जो है वो निर्देश दे दिया और कुंभ को विड्रॉल कर लिया। तो क्या देश धर्म पे चलेगा? बिगड़ धर्म के देश नहीं चल सकता। तो उसमें तो दूसरे धर्म भी है ना, मुस्लिम भी। आपने देखा होगा पिछली बार जमात के नाम पे कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके साथ में गलत किया गया। अब देखिए औरंगजेब जी, ये बात दूसरी तरफ चली जाएगी कि इस देश के अंदर बहुसंख्यक समाज के, ये सुनिए सुन लीजिए, बैलेंस होना चाहिए ना। नहीं, बैलेंस ही किया है ना। आप मुझे ये बताइए कि हम लोगों ने हर एक धर्म को साथ दिया। यहाँ पे क्या हमने किसी को ये बोला कि नहीं मुसलमान होगा तो उसको वैक्सीन नहीं लगाएंगे? क्या हमने ये बोला किसी को सिख होगा तो उसको वैक्सीन नहीं लगाएंगे, सिर्फ हिंदू को वैक्सीन लगाएंगे? ऐसा नहीं है। प्रशासन अपना कार्य कर रहा है, धर्म अपना कार्य कर रहा है। कि जो कुंभ का मेला है वो धर्म के उस पे आधार पे होगा, लेकिन उससे पहले पिछले साल जो जमाती लोग थे उनके साथ में क्या व्यवहार किया आपने भी देखा। देखिए औरंगजेब जी, उस समय जमातियों के संग जो इशू हुआ, उस समय में पूरे प्रदेश ने और पूरे देश ने देखा था किस प्रकार से थूका गया, किस प्रकार से खाने में थूक रहे हैं, किस प्रकार से चीज़ों को गंदा किया जा रहा है। ये हमें समझना होगा ना। अरे मैं हिंदू होने के नाते मैं किसी हिंदू को अगर ये करता देखूंगा तो मेरे लिए सबसे बड़ा दुश्मन वो होगा, क्योंकि धर्म से पहले मानवता आती है। लेकिन आपके लिए बता दूं मैं, वो जो वीडियो आप बता रहे खाने में थूका गया ये गया, आज तक नहीं वायरल वीडियो में दिखाया था कि वो जो वीडियो था वो दूसरा था, वो उस वक्त का नहीं था। नहीं, आपकी साधारण नहीं, मैं आपको बता दूं कि कई लोगों को अरेस्ट किया गया था। तबलीगी जमात के, सुन लीजिए, तबलीगी जमात के जो सदर थे, जो मुख्य आपके इमाम थे, मौलाना साद, हाँ मौलाना साद फरार थे। ठीक है, वो खुद कह रहे थे क्वारंटीन हूँ मैं। उस समय उनकी स्थिति बहुत ख़राब थी, वो खुद बता रहे थे। वही बाद में आगे अपना प्लाज्मा डोनेट किया। हाँ, तो मैंने कहा ना आपको, मैंने आपको क्या कहा कि कोई अगर आप किसी आतंकी को बोलो कि वो मुस्लिम है तो मैं ये कहूँगा गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं हैं, इसी प्रकार से सारे ही मुसलमान देशद्रोही भी नहीं हैं। जो मुसलमान भारत माता की जय बोलता है, जो मुसलमान हमारे मिसाइल मैन की तरह है, जो मुसलमान शहीद अशफाक उल्लाह खान की जगह है, उसको मैं अपने सर पे बिठाता हूँ, यहाँ पर उसका सजदा करता हूँ। लेकिन यदि कोई बोलेगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे चार, इंशाअल्लाह हर घर से अफजल निकलेगा, तुम कितने अफजल मारोगे? तो हम ये बोलेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में घुसकर मारेंगे। लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई हुई ना। बिल्कुल, देखिए मैंने क्या बताया आपको, उन्होंने सोचा, उन्होंने इंटेंशनली किया। जब इंटेंशनली किया तो उन पर कार्रवाई हुई कुंभ के अंदर। लेकिन ये सब तो मुस्लिमों के लिए देखा जाता है ना। अब आप गाजियाबाद में देखिए, नरसिंहानंद हैं, कितना खुला बोलते हैं मुस्लिमों के खिलाफ, उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? अब देखिए आप, उन्होंने क्या कहा, नरसिंहानंद जी को मैं कोई समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं उन्होंने कहा क्या? उन्होंने बोला कि जो मुस्लिम हैं उनको देश से खत्म करना चाहिए, मुस्लिम देश में जो है गद्दार हैं, साफ साफ बोलते हैं। सुन लीजिए, मंदिर आपने बनाया, मैं ये कहता हूँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च सभी भगवान के निवास स्थान हैं,
चाहे मैं भगवान कहूँ, आप अल्लाह कहो, कोई जीसस कहे, कोई वाहे गुरु कहे, सभी अपने अपने स्तर पे भगवान के स्थान है, निवास स्थान है। कोई भी स्थान को यदि कोई गंदा करेगा तो गुस्सा तो आएगा। तो शायद ऐसा ही कुछ रिएक्शन उन्होंने दिया होगा। और मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि हर एक व्यक्ति को अपने धर्म को पालन करने की छूट भारत के संविधान ने दे रखी है, अपनी बात रहने की दे रखी है। और यदि आप इकट्ठे होकर किसी मंदिर के ऊपर हमला करेंगे तो जवाब तो मिलेगा। तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना, ऐसे खुला छोड़ के इस तरह से बोलना ये तो गलत है। नरसिंह के खिलाफ उनके खिलाफ किसी ने एप्लीकेशन दी है, एफआईआर हुई है, कानून अपनी काम कर रहा है। अगर प्रशासन को कोई बात मिलेगी तो उन पे कार्रवाई होगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, वहाँ के विधायक हैं असलम चौधरी, उन्होंने उनके खिलाफ एफआईआर भी की है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? नहीं, प्रशासन अपना काम कर रहा है। यदि प्रशासन जो है सरकार के अंडर में नहीं आता है। अब देखिए औरंगजेब भाई, अब आप मुझे इस बात का उत्तर दीजिए। मैं गया, मैंने एक एफआईआर कराई, प्रशासन का काम एफआईआर कराई है तो उसकी विवेचना करना है, ठीक है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना है, जो निर्णय देना है वो कोर्ट ने देना है। तो कोर्ट में ये मामला जाएगा, जो जज साहब महोदय इस विषय को देखेंगे, कानूनी पहलू जो होंगे उन पे कार्रवाई होगी। तो क्या माना जाए ये 2022 के चुनाव की तैयारी है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही आखिर? देखिए 2022 की कोई तैयारी वाली बात ही नहीं है। जिस प्रदेश को 1 लाख करोड़ के बजट से 5.5 लाख करोड़ के बजट पे अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले गई हो, जहां पर कभी इन्वेस्टमेंट ना आता हो, आज 70,000 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट आ रहा हो, जहां पर की जो उसकी जीडीपी थी वो 10,90,000 करोड़ की थी, आज वही जीडीपी 31,90,000 करोड़ की है। तो वहां पर तो कोई तैयारी वाली बात नहीं है। ये तो कोरोना को आपदा में अवसर बना नहीं है ना, मुद्दे मैं वही तो कह रहा हूं ना, धर्म से हटके बताइए। अरे भैया, धर्म की राजधानी, धर्म की राजनीति से अलावा कुछ मुद्दे बताइए ना। हम धर्म की बात, देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर धर्म और विकास दोनों साथ चलते हैं। आप ये मान लीजिए कि धर्म अगर ना हो और सिर्फ विकास हो तब भी नहीं चलेगा, और अगर विकास हो और धर्म ना हो तब भी नहीं चलेगा। तो केंद्र राज्य की सरकार जो अपने योगी जी की सरकार है, उन्होंने धर्म की स्थापना की है, साथ ही साथ वहाँ पर विकास भी किया है। और विकास ऐसा किया है जो कि पूरे ऐतिहासिक है। इस समय मॉडल बन गया है योगी मॉडल उत्तर प्रदेश के अंदर, विकास मॉडल, जिसकी जो भूरी प्रशंसा इंटरनेशनल एजेंसीज WHO अपनी वेबसाइट पे इतना बड़ा सर्टिफिकेट देके करती है। तो हम लोग को गर्व होना चाहिए। उसी विकास को देखते हुए जहाँ भी बीजेपी नेता जा रहे हैं उनको खदेड़ा जा रहा है। आप देखिए योगी जी को भी भगाया गया, और जो बड़े बड़े मंत्री हैं, मुजफ्फरनगर में देखिए किस तरह से संजीव बालियान को पीटा गया, हरियाणा में देखिए मुख्यमंत्री का जो हेलीकॉप्टर है वो नहीं उतारा जाता है। देखिए औरंगजेब भाई सुन लीजिए, ये जो है ये गुंडागर्दी है, ये गुंडागर्दी है क्योंकि कुछ लोग मिलकर राष्ट्रीय राजमार्ग को रोक देते हैं, कुछ लोग मिलकर एक महिला अपने बच्चे के संग जा रही थी, बबीता फोगाट की मैं बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर हमला करते हैं। क्या ये किसान कहने लायक है? कुछ लोग इकट्ठे होकर 5-7 हज़ार 10,000 लोग इकट्ठे होकर लाल किले पे पहुंच जाते हैं, वहां पर राष्ट्र ध्वज का अपमान करते हैं। लाल किले पे जिसने झंडा फहराया वो भी तो आप ही पार्टी से निकला ना। अरे भैया, हमारी पार्टी से निकला होता तो उसकी जमानत भी हम कराते। जमानत किसने कराई आप खुद बताइए, उसकी जमानत किसने कराई? उनके जो फोटोज ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ औरंगजेब भाई, आप मुझे बताओ उनकी जमानत किसने कराई? दीप सिद्धू की जमानत। हाँ, मैं दीप पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, स्पेशली नाम लेके पूछ रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड। दीप सिद्धू की जमानत किसने कराई? दीप सिद्धू की जमानत कराई पूरे के पूरे किसान आंदोलन को नेतृत्व करने वाले मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने और उनकी पूरी टीम ने, जो उन्होंने लीगल टीम बना रखी है। तो मैं क्या कहूँ, मतलब मैं ये कहूँ कि ये सारे के सारे जो हम कहते थे कि भैया राष्ट्रध्वज का अपमान करने वाला कभी किसान नहीं हो सकता, उसमें कोई राजनीति हो रही है, साफ दिख रहा है। क्योंकि इकट्ठे होके किसी महिला को बच्चे के साथ में है, वो गाड़ी में बैठी हुई, वो क्या बिगाड़ रही थी? आप मुझे इसका उत्तर दीजिए। अपने घर जा रही थी, उस पर हमला कर दिया। एक बलात्कार हुआ, आपको ही पता होगा, आपके टेंटों में बलात्कार हुआ। उसकी लाश को, उस बच्ची की लाश को जो बंगाल की थी, क्या किया नेताओं ने? उसको बांधकर रिक्शे में घुमाकर पूरी जगह घुमाया गया, आपको ही पता होगा इस बारे में। उसको, जबकि प्रोटोकॉल ये था कि गलत काम हुआ था,
मैं ये नहीं कहता कि सारे किसान गलत काम कर रहे होंगे, लेकिन किसानों के भेष में जो भेड़िए हैं, इन लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां किस प्रकार सेकी, आप ये देखिए वहां पर किस प्रकार से उसकी लाश को घुमाया गया। बलात्कार तो उत्तर प्रदेश में भी होता है, सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए ना, मेरी पूरी बात सुनिए ना। वहां पर किस प्रकार से उसको घुमाया गया और फिर उनके टेंट उखड़वा दिए गए। क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि उन्होंने वहां पे आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनकर्ताओं की, कि वो जाते पुलिस में कंप्लेंट करते कि भैया ऐसे ऐसे यहाँ पर एक गलत काम हुआ है और आप इसकी जानकारी लीजिए। क्यों नहीं किया? पूरे के पूरे जितने भी किसान नेता हैं उन्होंने इसकी कंप्लेंट पुलिस में क्यों नहीं की? आप बताइए। कार्रवाई हुई ना उनके खिलाफ? कार्रवाई कैसे हुई आप मुझे बताओ ना। छुपाने की कार्रवाई तो नहीं हुई ना, अभी जिन्होंने जानकारी छुपाई है उन पे तो कार्रवाई नहीं हुई ना, आगे उस पर भी कार्रवाई होगी। वो तो प्रशासन छोड़ेगा नहीं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बलात्कारियों को और बलात्कारियों का साथ देने वालों को कभी नहीं छोड़ेगी ना। राष्ट्रीय तो बलात्कार तो उत्तर प्रदेश में भी होता है, रातों रात लाश भी जला दी जाती है और पता भी नहीं चलता। कहाँ चल दिया ये बताइए आप मुझे, पता है? आप मुझे बताइए कहाँ कर दिया ऐसा। हाथरस में क्या हुआ? हाथरस में उसकी पूरी विवेचना प्रशासन ने की है। जो जो उसमें आपके आरोपित हैं उनको अरेस्ट किया गया है। यहाँ जो आरोपी हैं अभी पूरे अरेस्ट हुए हैं। अभी तो योगिंदर यादव अरेस्ट हुआ है, जो योगिंदर यादव ने चीज़ें छुपाई हैं वो अरेस्ट हुए हैं। मैं मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि प्रदेश प्रशासन को कि उनके खिलाफ भी जानकारी छुपाने के सेक्शंस में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अभी तक प्रशासन को लिखित में कोई जानकारी नहीं दी कि इस प्रकार से यहाँ पे बलात्कार हुआ था। उन्होंने लाश छुपाई, उन्होंने लाश का नंगा नाच कराया, उन्होंने घुमा फिरा के अपना राजनीतिक रसूख उसमें रोटियां सेकी उसके अंदर। शर्मा नहीं चाहिए इन लोगों को। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ सूर्या मैथिल, बीजेपी के सीनियर नेता।